मधु जैसे ही फ़ोन से बात करते हुए रसोई की ओर बढ़ी, तभी पीछे से माया बुआ की कड़वी आवाज़ सुनाई दी। अरे बहू, क्या दिन रात अपनी माँ से फ़ोन पर चिपकी रहती हो? सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई जो इतना सुबह फ़ोन आ गया? तुम्हारी माँ को कोई और काम धाम नहीं रहता क्या, जो इतना सुबह फ़ोन कर देती है? यह सुनकर मधु ने संयमित स्वर में जवाब दिया, बुआ जी, मेरी माँ को मेरी चिंता रहती है, इसलिए फ़ोन करती है। यह सुनकर माया बुआ गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा, तो अब पूरा दिन फ़ोन पर लगी रहोगी या नाश्ता पानी का भी कुछ ख्याल करोगी? अभी तुम्हारी सास आ जाएंगी और अगर नाश्ता नहीं मिला तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। मधु थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी, माँ जी तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन आप ज़रूर कुछ ना कुछ सुनाएंगी। आप चिंता मत करिए, मैं 30 मिनट में नाश्ता तैयार कर दूंगी। इतने में सास मंजुला देवी मंदिर से लौट आई और बोली, बहू, जरा एक गिलास पानी देना। यह सुनकर मधु पानी लेकर आई। उसको देखकर मंजुला देवी बोली, बहू, नाश्ता तैयार हो गया है क्या? यह सुनते ही माया बुआ मौका देखकर चुगली करते हुए बोली, अरे भाभी, अभी कहाँ तैयार हुआ है? महारानी तो अभी तक अपने मायके वालों से फ़ोन पर लगी हुई थी। मंजुला देवी ने गहरी नज़रों से मधु को देखा और बोली, बहू, अपनी बुआ जी को पहले ही नाश्ता बना दिया करो, उनकी उम्र हो गई है, माँ से तो बाद में भी बात हो सकती है। मधु ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, वो कुछ ज़रूरी बात थी, इसलिए माँ ने फ़ोन किया था। माया बुआ फिर तंज कसते हुए बोली, भाभी, इसकी माँ को तो हर दिन सुबह सुबह ही कोई ना कोई काम पड़ता है। यह भी घर का सारा काम धाम छोड़कर घंटों बातें करने लग जाती हैं। चाहे घर के लोग कुछ खाए हो या नहीं, इसे कोई परवाह नहीं होता। ये सुनकर मधु अंदर से हिल गई। वह किचन की ओर बढ़ी ही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन जानवी का फ़ोन आ गया, लेकिन इस बार डर के मारे मधु ने फ़ोन काट दिया। यह देखकर मंजुला देवी ने तुरंत टोकते हुए बोली, बहू, अब किसका फ़ोन आ गया और तूने फ़ोन काट क्यों दी? मधु हिचकिचाते हुए बोली, माँ जी, वो दीदी का फ़ोन था। यह सुनकर माया बुआ और मंजुला देवी दोनों हंसने लगी। मंजुला देवी मजाकिया अंदाज में बोली, देखो, अब तुम्हारी दीदी को भी कोई ज़रूरी काम होगा। तभी माया बुआ ने शक भरे लहजे में बोला, बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे घर की बातें अपने मायके और बहन को बताती हो? यह सुनकर मधु का चेहरा तमतमा गया। वह गुस्से में बोली, बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही है? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? मंजुला देवी सख्ती से बोली, चिल्लाओ मत, आजकल की बहुएं यही तो करती हैं, घर की एक एक बात मायके वालों तक पहुंचाती हैं और फिर वही बातें आगे चलकर घर में कलेश का कारण बनती है। यह सुनकर मधु की आंखें भर आई। वो चुपचाप किचन में जाकर काम में लग गई। तभी फिर से उसकी जानवी दीदी का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही वह झुंझलाकर बोली, मधु, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? वह खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में बोली, अरे दीदी, बुआ जी और माँ जी पास में थी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। यह सुनकर जानवी भड़कते हुए बोली, तो क्या हो गया? क्या तू अपने घर वालों से बात भी नहीं कर सकती? कैसा ससुराल है तेरा? मेरे यहाँ तो कोई कुछ नहीं कहता। मधु मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीदी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, यहाँ सब ठीक है। यह सुनकर जानवी तेवर दिखाते हुए बोली,
अच्छा सुन, अगर तेरी सास या बुआ कुछ बोले तो मुझे बताना, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगी। मधु थोड़ी भावुक होकर बोली, नहीं दीदी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहा जाता है ना, जब तक बहू अपने मायके में ससुराल की बुराई नहीं करती तब तक ससुराल अच्छा लगता है, लेकिन जब वो मायके में अपनी ससुराल की बुराई शुरू कर दे तो उसी दिन से घर टूटने लगता है। कुछ दिन बाद उस दिन मंजुला देवी की बेटी और दामाद पहली बार उनके घर आने वाले थे। मंजुला देवी मधु से प्यार से बोली, बेटी आज का खाना अच्छे से बनाना, दामाद जी यहाँ पहली बार आ रहे हैं। यह सुनकर मधु ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मधु और माया बुआ मिलकर रसोई में जुटकर कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने में लग गई। तभी मधु की माँ का फ़ोन आ गया। मधु फ़ोन पर बात करती रही और साथ ही खाना भी बनाती रही। तभी मंजुला देवी की आवाज़ आई, दीदी जरा दामाद जी को पानी दे दीजिए। माया बुआ गिलास उठाते हुए बोली, बहू जरा फ़ोन से ध्यान हटाकर मलाई कोफ्ता की तरफ भी देख लेना, नहीं तो बात करने के चक्कर में जला देना। फ़ोन तो तू रख नहीं सकती। यह बात मधु की माँ ने फ़ोन पर सुन ली और तंज कसते हुए बोली, बेटी तेरी बुआ तो ऐसे बोल रही है जैसे तू पूरा दिन हमसे ही बात करती हो। मधु ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, आज माजी की बेटी और उनके दामाद आए हैं, वो सब लोग मिलकर उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। यह सुनकर मधु की माँ बोली, फिर भी बेटी तेरी बुआ जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तभी इसी बीच रसोई से जलने की तेज महक आने लगी। मंजुला देवी घबराते हुए बोली, अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है। सारे लोग दौड़कर किचन की ओर आए और देखा कि मधु फ़ोन से लगी थी और उधर पनीर और मलाई कोफ्ता दोनों जल रहे थे। यह देखकर मंजुला देवी जल्दी से गैस बंद करते हुए गुस्से से तेज आवाज़ में बोली, बहू। तेज आवाज़ सुनकर मधु ने अपनी माँ का फ़ोन काट दिया। लेकिन मंजुला देवी गुस्से में आगे बोली, क्या तुम पूरा दिन बस फ़ोन में लगी रहती हो? तुझे घर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? तुम्हारे जैसी लापरवाह बहू मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। उधर मलाई कोफ्ता और पनीर जल गया और महारानी अब भी बातें करने में लगी है। और तूने फ़ोन क्यों काट दी? फ़ोन पर लगी रह बातें कर। तभी माया बुआ भी बोल पड़ी, भाभी मैंने तो इसे पहले ही समझाया था कि गैस पर ध्यान देती रहना, लेकिन इसका मन तो हमेशा मायके में ही अटका रहता है। इससे अच्छा तो इसे वहीं भेज दीजिए। सभी लोग के सामने अपमानित होकर मधु का दिल टूट गया। वह गुस्से में फट पड़ी, सुनिए बुआ जी, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तो आपको क्यों इतनी तकलीफ़ होती है? और आप क्या चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह मायके जाकर मुफ्त की रोटियां तोड़ूं? आपके अपने ससुराल वालों ने तो आपको पूछना तक छोड़ दिया है और यहाँ आकर रोब झाड़ती हैं और पूरा दिन बैठकर माजी से मेरी चुगली करती रहती हैं। यह सब करके आपको शर्म नहीं आती? यह सारी बातें मधु का पति रुद्र, जो सब कुछ काफ़ी देर से सुन रहा था, वह गुस्से में आकर उसने मधु के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। मधु वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मधु के गुलाबी गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए। रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मधु तुझे शर्म नहीं आती बुआ से ऐसे बात करते हुए? तुम्हारे माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई क्या?
मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप उठी और अपने कमरे की ओर चली गई। ये दृश्य देखकर मंजुला देवी ने रुद्र से गुस्से से बोला, बेटा तूने बहू पर हाथ क्यों उठाया? तुरंत जाकर उसे मना कर ला। मुझे घर में कलेश पसंद नहीं है। यह सुनकर रुद्र अनमने मन से मधु के कमरे की ओर बढ़ा ही था कि अंदर से मधु की सिसकियों के साथ उसकी किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई दी। दीदी, रुद्र ने बिना कोई गलती के मुझ पर हाथ उठाया और बुआ जी ताने मारते हुए कह रही थी कि इसे इसके अपने मायके छोड़ आओ। उसी समय मधु की माँ का भी फ़ोन आ गया। मधु ने उसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ लिया और उसको भी रोते हुए पूरी बात सुना दी। जानवी गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, रुद्र की हिम्मत कैसे हुई तुझ पर हाथ उठाने की? अभी मैं उससे बात करती हूँ। और तुम्हारी बुआ को तो शर्म आनी चाहिए, जो खुद तो मायके से हिलती नहीं और तुझे ताने मार रही है। इतना कहकर जानवी ने तुरंत रुद्र को फ़ोन लगाया और तीखे लहजे में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मधु को मारने की? चाहे जो भी बात हो, हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है। मैं अपनी बहन को आज ही लेने आ रही हूँ और आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर रुद्र मधु के सामने जाकर बोला, मधु, ये तुम्हारी दीदी तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। फिर उसने गुस्से से बोला, सुनिए भाभी जी, आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। कुछ ही देर में मधु की माँ और बड़ी बहन जानवी गुस्से में भरी हुई उसके घर पहुँच गई। दरवाज़ा खोलते ही मधु की माँ गरजते हुए बोली, सुनिए समधन जी, आपने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। ऐसा बर्ताव कोई अपनी बहू के साथ करता है क्या? मंजुला देवी ने संयमित स्वर में जवाब दिया, देखिए समधन जी, गलती आपकी बेटी मधु की थी। उसने किसी का लिहाज नहीं रखा, बड़ों से बदतमीजी से बात की। मेरे बेटे रुद्र ने तो आज तक अपनी बुआ से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आपकी बेटी ने सारी सीमाएं लांघ दी। हाँ, यह मानती हूँ कि रुद्र से गलती हुई, उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन आप भी देखिए, बात इस हद तक पहुँच गई कि आपकी बेटी ने आप लोग से सारी बातें बता दी और आप लोग भी पंचायत करने के लिए यहाँ आ गए। इतना सुनते ही मधु की माँ का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, चाहे जो भी हुआ हो, अब मैं अपनी बेटी को इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। मैं अभी उसे लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। सबकी नजरें रुद्र पर टिक गई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर गुस्से में बोला, ठीक है मम्मी जी, ले जाइए अपनी बेटी को। मधु की माँ और जानवी ने बिना कोई और बात किए मधु का हाथ पकड़ा और उसे मायके लेकर चली गई।